पश्चिम बंगाल में चुनावी शंखनाद हो गया है और शंखनाद होते ही अब उम्मीदवारों की घोषणा भी होनी शुरू हो गई है। भाजपा ने कुल 144 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। नंदीग्राम सीट से विधायक शुवेंदु अधिकारी को प्रत्याशी घोषित किया है। इस सीट के अलावे भवानीपुर, जो ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट या यूं कहे कि उनका गढ़ माना जाता है, वहां से भी शुवेंदु अधिकारी को बीजेपी ने मैदान पर उतारा है। आज हम इसी पूरे मुद्दे पर न्यूज रूम में बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी हैं। तो सर, भाजपा ने कुल 144 सीटों पर उम्मीदवार तो उतारा है, लेकिन इस बार चुनाव जो है काफी दिलचस्प होता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि शुवेंदु अधिकारी को 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किया है, भवानीपुर और नंदीग्राम। भवानीपुर की अगर बात करें तो ममता बनर्जी की गढ़ मानी जाती है। इस पर क्या कहिएगा कि किस तरह मुकाबला होगा? देखिए श्रेया, सबसे पहले तो मुझे यही ताज्जुब नज़र आ रहा है जो बीजेपी ने को कब से ये ज़रूरत पड़ने लग गई जो वो दो दो सीटों से अपने उम्मीदवार को, खासकर वैसे उम्मीदवार को जिसके बारे में अनऑफिशियली ये कहा जाता है जो वो सीएम पद के उम्मीदवार भी हो सकते हैं यदि बीजेपी सत्ता में आती है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से मुझे लग रहा है क्या जो बीजेपी के पास उम्मीदवारों की कोई कमी है या उम्मीदवारों का टोटा है जिसकी वजह से जो उनको एक ही व्यक्ति को दो दो जगह से उम्मीदवार खड़े करना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए अभी तक चाहे बिहार हो, चाहे इससे पहले उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, ये महाराष्ट्र हो, किसी भी आप स्टेट में चले जाइए तो मुझे नहीं लगता था जो बीजेपी ने कभी इस तरह का प्रयोग किया होगा जो वो एक व्यक्ति को दो दो सीटों से उम्मीदवार बना रही है। तो निश्चित रूप से ये थोड़ी सी हैरान करने वाली बात है। लेकिन आप इसको दूसरे नज़रिए से देखें तो शुवेंदु अधिकारी की अपनी परंपरागत सीट है नंदीग्राम, वहाँ से वो बिल्कुल। चुनाव लड़ते रहे, चाहे वो आज भाजपा में है तब, और यदि टीएमसी में थे पहले तब। जब टीएमसी में थे तब बिल्कुल। भी वो नंदीग्राम से लड़ते रहे। तो पिछली बार 2021 में जब चुनाव हुआ था तो शुवेंदु अधिकारी के पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल होने से ममता इतनी नाराज हुई थी जो वो खुद चली गई उनको हराने के लिए, बिल्कुल। नंदीग्राम पहुंच गई थी। तो अब ये लग रहा है जो शायद उन्हीं चीज़ों की बदौलत या फिर आप उन्हीं चीज़ों को एक बदला लेने की नीयत से हम ये उम्मीद आशंका जता सकते हैं जो शायद बीजेपी ने अब उनको भवानीपुर से उतार दिया। क्योंकि पिछली बार जब ममता हार गई थी और उसके बाद वो भवानीपुर से उपचुनाव में जीत करके फिर चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू बनी थी। तो मुझे लगता है जो शायद जो घटनाक्रम पिछली बार ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के साथ अपनाया था मतलब वही वही घटनाक्रम, बीजेपी इस बार दोहरा हाँ, इस रही बार है। वो उनके साथ वो कर रही है तो वो एक बड़ी चीज़ है। सर, जैसे कि आपने कहा कि बीजेपी ने कभी इस तरीके के कहीं भी कोई भी राज्य में नहीं किया प्रयोग है कि नहीं किया है प्रयोग कभी। नहीं किया है कि एक सीएम फेस अगर कोई है तो उन्हें 2-2 सीट पर चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि अगर कोई सीएम फेस होता है तो वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ता ही है। नहीं वो ठीक है लेकिन बीजेपी की राजनीति कभी इस तरह की नहीं थी। हुँ। मुझे वो आश्चर्य उन बातों को लेगा, कांग्रेस के उम्मीदवार हों चाहे दूसरे दलों के उम्मीदवार हों, क्षेत्रीय दलों के उम्मीदवार हों, उनके पास इतना विकल्प या वो अपने आप को इस तरह से ज़रूर रखते रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने शायद ये प्रयोग, मुझे लगता है जो शायद पहले तो अपने यदि प्रयोग किसी पे ने, बीजेपी सफल रहेगी इस बार। वो देखिए वो तो वहाँ की मतदाता तय करेंगे, भवानीपुर के हों चाहे नंदीग्राम के हों, वो मतदाता तय करेंगे जो वो उनका प्रयोग क्या कितना सफल होता है। लेकिन बीजेपी को ये ज़रूरत क्यों आन पड़ी ये मुझे लगता है जो शायद, और यदि शायद पहले कभी किसी ने बीजेपी ने ऐसा कोई प्रयोग किया हो तो मेरे व्यूअर्स जो हैं वो मुझे करेक्ट कर सकते हैं इन बिल्कुल। चीज़ों को लेकर के। लेकिन ये ज़रूर है जो, हाँ ये और एक और जो चीज़ है 144 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो हुई है इसमें सबसे ज़्यादा मतलब कि हैरान नहीं कह सकता लेकिन एक वो बड़ी पार्टी जो टीएमसी ने कभी अपनाई थी जो क्रिकेट खिलाड़ियों को टिकट मैदान में। देने की या फिर चुनाव मैदान में उतारने की, जैसे अभी आप पिछली बार लोकसभा चुनाव देखिए जो गुजरात के रहने वाले हैं ये इरफान पठान के भाई जो हैं यूसुफ पठान, और उनको पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया और वो जीते भी। तो इस बार ये ज़रूर है, पहले मनोज तिवारी टीएमसी से जो क्रिकेट खिलाड़ी और अच्छे ऑलराउंडर थे वो टीएमसी से जीत करके आए थे और खेल मंत्री तक बने थे, बाद में उन्होंने फिर से रिज़ाइन करके वो वापस खेल की दुनिया में लौट गए। तो इस बार बीजेपी ने एक अशोक डिंडा है, जो पूर्व इंडिया, क्रिकेटर हाँ है। पूर्व क्रिकेटर हैं और भारत के तेज गेंदबाज रह चुके हैं, कई मैचेस उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचेस खेले हैं, तो उनको
बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, वो मोइना से चुनाव लड़ेंगे और पहली बार वो चुनाव लड़ेंगे। तो ये भी बड़ी पार्टी बीजेपी में एक नई है। दूसरा, जो पूर्व सांसद कई हैं, जो पूर्व सांसद, उनको चुनाव मैदान में, संघमित्रा पॉल को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो कई ऐसी सीटें हैं जिसके बारे में चर्चा थी और ये कहा जा रहा था जो शायद ये लोग उम्मीदवार बन सकते, क्योंकि अभी राज्यसभा चुनाव जब होना था वहाँ पर, तो कुछ लोगों को टिकट ना मिल करके एक बिल्कुल वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उनको उम्मीदवार बनाया गया। तो उसके मुकाबले अब लग रहा है जो शायद जो चीज़ें राज्यसभा चुनाव में नहीं कर पाए, क्योंकि एक ही सीट उनके कब्जे में आनी थी, तो वो अब शायद विधानसभा चुनाव के जरिए वो करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, भवानीपुर और नंदीग्राम सीट की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही हाई प्रोफ़ाइल सीटों में से एक है, क्योंकि खुद यहाँ पर भवानीपुर सीट की बात करें तो सीएम ममता बनर्जी यहाँ से लगातार चुनाव जीतते आई हैं। 2011 के बाद टीएमसी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने में सफल रही, लेकिन इस बार चुनावी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा। और सर, एक सवाल ये भी कि सबसे पहले अगर बात करें तो राजनीतिक दलों में भाजपा ही है ऐसी पार्टी जो सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। तो क्या इस रणनीति के पीछे कुछ और भी है? देखिए, एक मुझे लगता है, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में थोड़ा समय है अभी, मुझे लगता है 30 मार्च को पहले चरण के लिए नाम जो दाखिल करने का काम होगा वो शुरू होगा, यानी अधिसूचना जो जारी होगी, जो 23 अप्रैल को जिन 154 सीटों पे चुनाव होना है, उस पर 30 मार्च से नामांकन भरने का काम शुरू होगा। तो लगभग 10 से 12 दिनों का वक्त है, तो वो अपने उम्मीदवार को इतना वक्त देना चाहते हैं ताकि वो जनता के बीच में जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रति या फिर उन चीज़ों को लेकर मतदाताओं को समझाने के लिए या रिझाने की एक कोशिश कर सकें, यानी चुनाव प्रचार का उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिल सके लोगों के बीच में जा कर के। तो ये एक रणनीति उनकी हो सकती है। दूसरी एक रणनीति यह भी हो सकती है, जो वो शायद समर्थकों को यह एक संदेश देना चाह रहे होंगे भाजपा, जो हम किसी भी ऐसे बाहरी दलों, दूसरे दलों से आए उम्मीदवारों को हम प्रत्याशी नहीं बनाएंगे। यानी भगदड़ वाली स्थिति, जब आपको टिकट नहीं मिलता है दूसरे दलों में, खासकर टीएमसी में या फिर मान लीजिए कांग्रेस में हो, चाहे सीपीएम के दलों में, यदि आपको नहीं मिलता है तो फिर बीजेपी आपको ऑल्टरनेट के रूप में बीजेपी इस बार एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। तो ये एक संदेश भी वो अपने समर्थकों को, नेताओं को, उम्मीदवारों को देने की एक कोशिश करते हैं। तो ये एक रणनीति हो सकती है। दबाव अब दूसरे दलों पर आएगा, दूसरे दलों को पे ये आएगा जो बीजेपी ने जिन लोगों को उम्मीदवार घोषित किया है उनके मुकाबले वो किस रूप में उन अपने चीज़ों को प्रत्याशी हाँ उतारते उतारते हैं। ये देखना होगा, क्योंकि पिछली बार जब बीजेपी 77 सीटें जीती थी, हालांकि बाद में कई विधायक उनको पार्टी टीएमसी छोड़ में। के टीएमसी में चले गए थे, तो वो विधायकों की संख्या अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाई है। पार्टी ने भी अपना कोई स्पष्ट ये नहीं जारी किया है जो कितने विधायकों को वो टिकट फिर से दे रही है, कितने विधायकों को उन्होंने टिकट काटा है और कितने नेताओं को जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, जैसे एक स्वपन दास गुप्ता हैं, हाँ, अलीपुरद्वार से पारितोष दास को टिकट दिया गया, जबकि पूर्व राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता को भी टिकट दिया गया। कहाँ से दिया गया ये इसकी घोषणा मुझे लगता है जो देखनी पड़ेगी वो चीज़ों को। लेकिन ये ज़रूर है, जो पार्टी इस बार पूरी रणनीति के साथ, पूरे आक्रामकता के साथ या चीज़ों के साथ वो चुनाव मैदान में जाना चाहती है, और सबसे ज़्यादा स्पष्ट है जो साफ सुथरी छवि के साथ जाना चाहती है। बिल्कुल। तो सर, पिछली दफ़ा जब चुनाव हुए थे साल 2021 में, तो 7 चरणों में पश्चिम 8 बंगाल में, चरणों माफ़ी चाहूँगी, 8 चरणों में चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार 2 ही चरणों पर चुनाव होने वाले हैं। इस बार एसआईआर का मुद्दा बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। भवानीपुर सीट की बात करें तो यहाँ पर 40 से 44 हज़ार मतदाता ऐसे हैं जो विचाराधीन की श्रेणी में हैं या तो कट सकते हैं। तो क्या इसका नुकसान भी हो सकता है ममता बनर्जी को? क्योंकि पिछली बार अगर हम बात करें नंदीग्राम सीट में शुवेंदु अधिकारी के साथ उनकी जो नेक टू नेक फाइट हुआ था, तो लगभग कम वोट के अंतर से ही जीत 25,000 जी, या बिल्कुल। तो 26,000 इस वोटों बार से क्या वो वही जीती थी नेक टू वो। नेक फाइट होनी है दोनों के बीच, या फिर किस तरीके का मुकाबला हो सकता है? नहीं, देखिए, पिछली बार का चुनाव जो था 2021 का और 2026 में अब जो चुनाव हो रहे हैं, दोनों में एक बड़ा अंतर तो ये है, जो पिछली बार बहुत सारे मतदाता हो सकता है जो कोविड, मुझे याद नहीं है जो कितने परसेंटेज पिछली बार वोटिंग में थे, लेकिन वो कोरोना का एक दौर था, बहुत मतदाता शायद कोरोना की वजह से नहीं पहुंचे होंगे मतदान केंद्रों पर। वो एक अलग पार्ट। दूसरी एक बात थी जो बीजेपी में 2021 में उत्साह बहुत ज़्यादा था, क्योंकि
उससे ठीक 2 साल पहले जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, तो उस दौरान बीजेपी ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया था। उससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास केवल 2 या 3 सांसद थे, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 सीटें जीती थी। यानी नेताओं में उत्साह ज़्यादा था, समर्थकों में उत्साह ज़्यादा था, कार्यकर्ताओं में उत्साह ज़्यादा था। यही वजह है जो उसका परिणाम बीजेपी को मिला। जो बीजेपी कभी 2016 के विधानसभा चुनाव में 3 सीटें जीत रही थी, वो 2021 के विधानसभा सीटों में चुनाव में 77 सीटें जीत जाती है। यानी जो एक बहुत बड़ा दांव था बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल जैसे इलाके में, जहां जो वामगढ़ के रूप में माना जाता था, या फिर वो ममता बनर्जी जैसे एक मतलब ट्रेडिशनल, वो क्योंकि कांग्रेस में जब वो पहले थी तो उस समय भी कांग्रेस का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा था। तो वो उन चीज़ों के आधार पर हम समझ रहे हैं जो 2021 का चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए काफ़ी उत्साहजनक था। यही वजह है जो उसके बाद से भी लगातार बीजेपी वहाँ कड़ी मेहनत करती रही। और अभी भी देख लीजिए, हालांकि ये अलग है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, केवल 10 या 11 सीटें ही उनके खाते में आई हैं। तो ये एक देखना होगा जो नुकसान हुआ है, तो क्या बीजेपी की रणनीति जो है वो ममता बनर्जी के मुकाबले, जैसा आपने एसआईआर का मुद्दा उठाया, एसआईआर के मुद्दे के आधार पर ये क्योंकि किस तरीके से एसआईआर के मुद्दे पे ममता बनर्जी बंगाल की सड़कों से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंची और उन्होंने खुद अपनी बातें रखी एज ए लॉयर, तो वो एक काफ़ी पॉजिटिव रहा है। और वो उन लोगों को समझाने के लिए काफ़ी रहा है जो हाँ, जो ये जान रहे हैं, जो यदि उनका नाम कटा है तो उनके लिए ममता बनर्जी ने क्या संघर्ष किया या नहीं किया। तो लेकिन हाँ, एक जो बड़ा मुद्दा है, जो 60 लाख मतदाता जो अंडर कंसिडरेशन है, विचाराधीन की श्रेणी में है, जिनका नाम अंतिम मतदाता सूची जो पोल करेंगे अभी उनमें नहीं है दर्ज, इसलिए क्योंकि उनको अभी अपने वहाँ के नागरिक होने का, नागरिक नहीं, वहाँ के मतदाता होने का प्रमाण अभी न्यायिक अधिकारियों के सामने रखना होगा। यदि वो पुष्टि हो जाती है तब उनको अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। तो एक बार मुझे लगता है जो शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात को क्लियर कर सकता है, जो जो 60 लाख मतदाता विचाराधीन है, उनमें से कितने मतदाता जो हैं वो वापस से मतदाता सूची में आते हैं। और उसके आधार पर बीजेपी के लिए यदि ये एक बड़ा मुद्दा तो है, बीजेपी के लिए भी बड़ा मुद्दा है और साथ ही साथ ममता बनर्जी के लिए भी, लेकिन ममता बनर्जी इसको अपने पक्ष में बनाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल। तो देखिए, हमने न्यूज़ रूम में चर्चा की कि कुल 144 सीटों पर जो बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, क्योंकि ये पहली पार्टी है जो पश्चिम बंगाल में अपने उम्मीदवार को उतार चुकी है। हालांकि बाकी अन्य पार्टियां अभी तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं की है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की जो है ये रणनीति काफ़ी सोची समझी है और इस बार पश्चिम बंगाल में एसआईआर का मुद्दा चुनावी मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि लगातार जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है उसके बाद से ही टीएमसी की बात हो या विपक्षी दल लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। बहरहाल अब देखना होगा कि बाकी और पार्टियां कब अपने उम्मीदवारों का ऐलान करती है, क्योंकि नंदीग्राम और भवानीपुर सीट पर इस बार चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों सीट पर पिछली बार की तरह ही ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच कड़ा मुकाबला होगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शरतन। हमारे साथ इस पूरे बातचीत में शामिल थे शैलेंद्र जी और कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया।